नमस्कार दोस्तों। यह भूतिया घटना रवि जी के साथ घटी थी और अब आगे की कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में जारी रखूंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। यह कहानी आज से 10 साल पहले की है। तब मैं अपने दोस्त मनोज के साथ उसके गांव गया था। उसके गांव जाने के लिए हमने गाड़ी पकड़ी। मनोज रास्ते में अपने गांव के किस्से बताने लगा और किस्से सुनते हुए कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। फिर जंगलों के जिन रास्तों पर हम जा रहे थे उनकी बात बताते हुए बोला, जानते हो रवि, इस सुनसान सड़क पर शाम के वक्त कोई नहीं आता। मैंने हामी में जवाब दिया। हाँ, शाम का ये अंधेरा और यह घना जंगल, कोई भला क्यों आएगा। उसने हंसते हुए कहा, नहीं, यह रास्ता दिन के समय भी ऐसे ही सुनसान रहता है क्योंकि यहाँ वो रहती है। कौन? मैंने पूछा। तभी अचानक ड्राइवर ने मनोज को डरी और सहमी आवाज़ में कहा, साहब उनका नाम मत लीजिए, रात का ये पहर उसके लिए बहुत ही ताकतवर होता है। पहले हमें सुरक्षित घर पहुंच जाने दीजिए। ड्राइवर की ऐसी हालत देख मुझे थोड़ा डर लग रहा था। उसकी बातें सुनकर मैं उन जंगलों को गौर से देखने लगा कि तभी मुझे कुछ दूर पर एक औरत की परछाई दिखी, जैसे वो किसी के आने का इंतज़ार कर रही हो। उसकी आंखें जंगल में फैले धुंध को चीर कर हमें देख रही थी। मैं डर गया और तभी मैंने मनोज को उस औरत को दिखाने के लिए बुलाया, मगर तब तक वो औरत गायब हो गई। लगभग 1 घंटे के बाद हम सही सलामत घर पहुंच गए, मगर मैं उसकी आंखों को भूल नहीं पा रहा था। मनोज ने मुझे समझाया कि मुझ पर उसकी कहानियों का असर हुआ है और वो सब मेरे मन का वहम है। मुझे भी लगा कि हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। दरअसल हम गांव मनोज के बड़े भाई की शादी में गए थे। वहां मैंने देखा कि मनोज के सभी रिश्तेदार थे, मगर उसके चाचा और चाची नहीं थे। तभी मैंने मनोज से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि कुछ दिन पहले ही उसके पिता और चाचा के बीच एक ज़मीन को लेकर झगड़ा हुआ था और तभी से वो नाराज़ हैं। लेकिन शादी वाले दिन सनोज भैया की अचानक तबीयत बिगड़ी और देखते ही देखते शाम तक उनकी मृत्यु हो गई। पूरे घर में मातम छा गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। मैं भी अपनी दोस्ती का फ़र्ज निभा रहा था, मनोज को सांत्वना देकर, मगर ऐसी परिस्थिति में भी मनोज के चाचा कहीं भी दिखाई नहीं दिए। कुछ ही दिन बीते थे कि मनोज के मझले भैया भुवन की भी उसी प्रकार मृत्यु हो गई जैसे कि बड़े भाई सनोज की हुई थी। मनोज के पिताजी पूरी तरह से टूट गए थे, मगर इस बार उसके चाचा आए थे। मनोज के पापा को थोड़ी राहत थी उनके आने से। फिर कुछ देर बाद किसी काम से मैं मनोज के कमरे में गया, पर मैंने कुछ अजीब सी चीज़ें देखी। वो जंगल की परछाई मनोज के कमरे में थी। बिखरे हुए लंबे गीले बाल, बिल्कुल सफ़ेद रंग की चमड़ी, सड़े हुए पैर और वो भयावह आँखें। और वो मनोज के कपड़े को ऐसे सूंघ रही थी कि मानो कुछ खोज रही हो। मैं डरा हुआ उसे देख रहा था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, पर मैं चिल्ला नहीं पाया। मुझसे भागा भी नहीं जा रहा था, जैसे कि मैं जम गया था वहाँ। तभी अचानक उसने मुझे देखा और देखकर मुस्कुराने लगी। उसकी वो मुस्कुराहट आज भी सोचता हूँ तो शरीर में कपकपी सी जाग जाती है। और वो वहाँ से खिड़की से चली गई। मैंने तुरंत जाकर उसके घर वालों को बताया, पर किसी को भी मेरी बात पर यकीन नहीं था। मगर जल्दी वो मेरी बात मान गए जब उन्होंने जंगल की मिट्टी मनोज के कमरे में देखी। मगर गांव के लोगों के मन में अभी भी कुछ शंका थी। इसके बारे में मैंने जब मनोज से पूछा तो उसने एक कहानी सुनाई। करीब 25 साल पहले गांव में एक डायन का आतंक था। वो छोटे बच्चों का शिकार करती थी। तभी मनोज के पिताजी और चाचा जी ने एक बहुत ही सिद्ध बाबा को गांव बुलाया और उस डायन को गांव से जंगल में भगाया था। मगर बाबा ने यह चेतावनी दी थी कि यह तब तक ही जंगल में है जब तक कोई मनुष्य इसे खुद जंगल से गांव न ले आए। गांव में अब डायन की खबर आग की तरह फैल गई। सभी गांव वालों को मालूम हो गया कि डायन का काला साया फिर से गांव की खुशियों को निगल जाएगा। इसकी शुरुआत भी हो चुकी थी मनोज के बड़े भाई और मझले भाई की मौत से। अब मनोज की बारी थी। जब से उस डायन की मनोज के कमरे में मौजूदगी के बारे में उसके पिता को पता चला है, तब से उनका बुरा हाल है। मनोज के चाचा उन्हें साहस और सूझबूझ से काम लेने को कह रहे हैं। इसी बीच मनोज की चाची भी पूरे घर और रिश्तेदार को संभाल रही हैं। मनोज की चाची की बात करें तो वो बेहद खूबसूरत थी।
वो मेरी ही तरफ आ रही थी। उन्होंने पूछा, बेटा चाय पियोगे? देखने में तो वो हम उम्र ही लग रही थी। उनके मुंह से बेटा सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने मनोज से इसके बारे में पूछा तो उसने कहा कि चाचा की दूसरी शादी हुई थी उनकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद। मैंने मनोज को घर से बाहर ना जाने की हिदायत दी और खुद निकल आया उस डायन का रहस्य जानने के लिए। गांव पहले से ही डरा और सहमा हुआ था और ऊपर से मेरे सवाल उन्हें भविष्य में होने वाले किसी अनहोनी का संकेत दे रहे थे। किसी में भी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे सवालों के जवाब दे सके। शाम भी हो गई थी। मैं अब घर की तरफ जा ही रहा था कि रास्ते में एक बुढ़िया मिल गई जो इस वक्त अपने घर का रास्ता भूल गई थी। उसने मुझे आवाज़ लगाई कि तनिक उसे मैं घर तक पहुंचा दूं। मैं उस बूढ़ी अम्मा को उसके घर पहुंचाने के लिए चल पड़ा। मैंने सोचा इनकी तो उम्र हो गई है, इनको शायद मालूम हो। मैंने बोला, अम्मा उस डायन के बारे में कछु जानती हो का? पर अम्मा कुछ न बोली, पर वो मेरी बातों को नज़रअंदाज करती रहीं। मुझे लगा कि शायद ये भी कुछ न बताएं। मैं उनको उनके घर छोड़कर जैसे ही जाने लगा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, तनिक भीतर तो आओ बचुआ। उन्होंने कहा कि डायन के बारे में खुलेआम बातें नहीं करनी चाहिए, वो इन हवाओं के जरिए सब सुनती है। अब बताओ क्या जानना है तुम्हें? मैंने बोला, अम्मा उस डायन के बारे में सब कुछ जानना है, मगर शुरुआत से। आखिर ये शुरू कब और क्यों हुआ? जहाँ मैं गांव के दूसरे हिस्से में उस डायन की कहानी सुन रहा था, वहीं मनोज के घर सब चिंतित थे कि मनोज को उस काले साए से कैसे बचाए। तभी मनोज के पिताजी और चाचा जी ने ड्राइवर के साथ उन अघोरी बाबा के पास जाने का फैसला किया। मगर मनोज के पिताजी ने अपना फैसला बदला और चाचा जी को ले जाने से मना कर दिया और कहा कि अब मनोज की सुरक्षा उनके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। मनोज के चाचा जी ने भी उनकी इस बात पर भरोसा दिलाया कि अब मनोज की चिंता वो उन पर छोड़ दें और जल्दी से उन बाबा को लेकर गांव आ जाए। भरोसा पाते ही मनोज के पिताजी ड्राइवर के साथ बाबा को लेने के लिए निकल गए। बुढ़िया ने कहा कि क्या जानना चाहते हो बचुआ? मैंने कहा, सब कुछ, जो भी उस डायन के बारे में जान सकता हूँ। यह गांव डरता है उससे, इसीलिए कोई मुझे उसके बारे में नहीं बता रहा है। बुढ़िया ने चिल्लाकर कहा, क्या ही कर सकते हैं गांव वाले, यह मुर्दे हैं सब। पहले भी इन्होंने कुछ नहीं बोला था और अब भी नहीं बोलेंगे। मैंने पूछा कि आप किस बारे में बात कर रही हैं, थोड़ा शुरू से बताइए कि क्या हुआ था। बुढ़िया ज़मीन पर बैठ गई और मुझे भी बैठने को कहा। मैं बुढ़िया के बगल में ही बैठ उनकी कहानी सुनने को आतुर हो रहा था। बुढ़िया ने कहानी शुरू की। वो बोली कि करीब 30 साल पहले इस गांव में एक बानी नाम की औरत थी जो बच्चियों को कढ़ाई का काम सिखाती थी। उसे बच्चों से बहुत लगाव था, मगर कुदरत का खेल देखो, 5 साल में एक भी बच्चा ना हुआ उस बेचारी को। गांव समाज तो छोड़ो, उसका पति, उसका जेठ सभी ताना मारते उसे बांझ कहते, उसे धुतकारते थे। वो बेचारी रोती भी तो किसके सामने। ऐसे में उसे सहारा मिला निडर, जो मजदूर था, और उसकी बेटी बीना जो बानी के पास ही कढ़ाई का काम सीखती थी। उसकी माँ तो उसके पैदा होते ही गुजर गई थी और निडर को भी बानी पसंद थी। दोनों चोरी चुपके मिलने लगे। एक दिन उन्होंने गांव छोड़कर भागने का निर्णय लिया। बीच में टोकते हुए मैंने बोला, फिर क्या हुआ? दोनों भाग गए या नहीं? इधर मैं बुढ़िया अम्मा की कहानी में खो सा गया था और उधर मनोज के पिताजी उन बाबा को बुलाने के लिए निकल गए थे। रात के उस अंधेरे में मनोज के पिताजी ने एक प्रकार का जोखिम लिया था। गाड़ी का ड्राइवर जंगल से जल्दी निकलने के लिए गाड़ी बहुत तेज चला रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी के आगे एक जलती हुई औरत आ गई कि तभी ड्राइवर ने गाड़ी को मोड़कर गाड़ी रोकनी चाहिए, मगर तभी गाड़ी का हादसा हो गया। तभी उनकी गाड़ी के पास वो जंगल की परछाई आई। इधर मैं बानी की कहानी में खोया था और वहाँ वो डायन मनोज के पिताजी को उठा ले गई अपने साथ। मैंने उन बुढ़िया से दोबारा पूछा कि क्या वो दोनों भाग गए? नहीं, वो भाग नहीं पाए। बुढ़िया ने कहा, बानी के ससुराल वालों को इसकी भनक हो गई थी और उन्होंने बानी को एक कमरे में कैद कर लिया। उसे उसका पति और जेठ दोनों मिलकर खूब मारते पीटते थे। एक दिन बीना को बानी की याद आई और वो बानी से मिलने के लिए चोरी चुपके निकल गई। इधर बीना घर से निकली कि बानी के जेठ ने निडर के घर अपने आदमी भिजवाकर उसे पहले ही पिटवाया। उन्होंने उसे इतना मारा कि वो बेहोश हो गया और फिर बाद में उसी के साथ उसके घर को जलवा दिया। उसे लगा कि उसकी बेटी भी इस आग में झुलस गई होगी।
मगर वो तो बानी से मिलने के लिए निकल गई थी। इधर बानी का पति भी उसे उसकी गलतियों के लिए पीट रहा था और यह सब दृश्य बीना उसके कमरे के खुली खिड़कियों से देख रही थी। एक बात बताऊं तुझे इस गांव की? मैंने उत्सुकता से बोला। हाँ बताइए। इस गांव को काले जादू की नगरी कहते हैं। यहाँ छोटे बच्चों को भी काले जादू की समझ है। मैंने पूछा, अच्छा तो फिर क्या हुआ? बुढ़िया ने कहा कि होना क्या था, उस पर हाथ उठाया। बीना ने अपना आपा खो दिया और अचानक से बानी के पति का हाथ हवा में रुक गया और वो जमीन पर धड़ाम से गिर गया। बीना ने अपनी शक्तियों से बानी के पति का आधा शरीर लकवाग्रस्त कर दिया। बानी बीना के इन शक्तियों से अनजान न थी। उसे इसके बारे में निडिन ने पहले ही बताया था, लेकिन वो अभी अपनी शक्तियों में परिपक्व नहीं है। मगर गांव में अब यह हल्ला हो गया कि बानी एक डायन है जिसने अपने ही पति को काले जादू से अपंग कर दिया। गांव में बानी की जेठ ने उसे जिंदा जलाकर मारने का प्रस्ताव रखा और गांव में कोई भी मना नहीं कर पाया। फिर वो दिन भी आया जब बानी को जिंदा जलाने के लिए लोग हाथों में मसाल लिए जा रहे थे। बीना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना चाह रही थी मगर नहीं हो पाया और बानी की जेठ ने उसे पूरे गांव के सामने जला दिया। बानी आग की जलन से चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर किसी का भी दिल नहीं पसीजा। कुछ देर बाद उसकी चीखें सिसकियों में बदल गई और कुछ देर बाद वो खामोश हो गई। दूर से खड़ी बीना यह सब देख स्तब्ध खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे मगर एक बदले की भावना थी। और जानते हो रवि, वही बीना ही असली डायन है। मैंने बुढ़िया से पूछा कि आपको इतना कैसे मालूम और वो मेरे दोस्त के परिवार वालों से क्यों बदला ले रही है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।